अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा, और मुद्दा हमारा आज का इंडस्ट्री पे है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर की ख़ास तौर पे अगर टोपोग्राफी देखी जाए तो एक एरिया है ऐसा जो है कॉर्नर एरिया है। उस कॉर्नर एरिया में इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हवाले से अक्सर खदशात ही रहते हैं। यूजुअली कश्मीर में जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात आती है, तो यही समझा जाता है कि यहाँ सबसे पहले रॉ मटेरियल नहीं है, मुल्क के दूसरी रियासतों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद जब उसको फिनिश करके मार्केट में उतारा जाता है तो अगर कोई करे भी तो पहले वो रॉ मटेरियल जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है और उसके बाद यहाँ से वापस फिनिश करके जब मार्केट में दोबारा उतारा जाए तो उसी मार्केट में उतारना पड़ता है। वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट, तो मुल्क की दूसरी कंपनीज़ के बरक्स या दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बरक्स कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कश्मीर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सेस चार्जेस, एक्सेस खर्चा आता है और यूँ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद सर्विसेज यहाँ रह जाते हैं और सर्विस के हवाले से आमतौर पे ये समझा जाता है कि अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे टूरिज़्म है, जहाँ पे हमारा फ्रूट है, तो इस सब के बीच में सर्विसेज के हवाले से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी सर्विसेज, इसी मार्केटिंग के बीच में 2019 की बात जब आती है तो 19 तक आमतौर पे सरकार या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का बयान था कि यहाँ पे 317 उस वजह से कोई बाहर से नहीं आता है। लेकिन 2019 के बाद 5 अगस्त का फैसला हुआ, सारे ये सेक्टर्स वगैरह जो हर्डल्स थी या बैरियर्स थे उनको बताया गया कि हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमारा आज तक ऐसा कोई बड़ा कारनामा नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है। कुछ हमने जो हैं कोल्ड स्टोर वगैरह तो इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर पे भी अगर हम रिसर्च करें तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट 50-60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो कोल्ड स्टोर जो है 10-20-30 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। और यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज के या इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक मुद्दा मकसद ये होता है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आउटकम और उसके साथ साथ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और इस सब के बीच में सबसे बड़े सवाल है, सरकार ने 28,400 करोड़ रुपया 2019 के बाद यहाँ पे एक जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत एक पैकेज दी थी, ग्रांट दी थी, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। सरकार आदाद शुमार बताते हुए बता रही है कि हमने ज़मीनें अलॉट कर दी हैं, 2000 कनाल से ज़ायद ज़मीन जो है अलॉट कर लीजिए, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी कहीं पे भी हमें ग्राउंड पे जो काम होते हुए दिखाई नहीं देता, हमें कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्या वजूहत है, यही हम समझना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ दो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जावेद भट्ट साहब हैं, हमारे नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ कश्मीर हमारा फ्रूट का इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पनप रही है। और उसके साथ साथ ज़फ़र हबीब है, ये हमें श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे। ज़फ़र हबीब भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, जावेद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हबीब जी, खुश आमदीद आपका। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। मैं सबसे पहले जावेद साहब, जब तक मेरा ज़फ़र हबीब साहब से रब्ता कायम होता है, मैं ज़रा आपसे भी जान लूँ, क्या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सरकार ने जो बताया, जो कोशिश की, ग्राउंड पे कहीं हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सलम भाई, जैसे कि आपने इंडस्ट्री के हवाले आज बात, मैं आपको 2 कदम पीछे ले लूं। जब हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट जिस दिन पेश किया तो उसने इंडस्ट्रीज के हवाले तो उसने 2-3 बातें अच्छे की। पहली बात उसने बताई ये कि हमें जी इंडस्ट्री की तरफ यहाँ पे ध्यान देना है और इंडस्ट्री की तरफ हमें इन्वेस्टमेंट, यहाँ जो हमारी एक इन्वेस्टमेंट आने वाली है 18,400 करोड़ रुपया, 28,400 करोड़। साथ ही साथ उसने नए इंडस्ट्रियल एस्टेटों की जो बात उसने की, 46 नए एस्टेट्स जी हमें यहाँ पे देने हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन वो तो तब हमें मालूम होगा जब हमें ग्राउंड पे कुछ लगेगा। बातें तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत अच्छी की, 2-3 बातें तो, लेकिन वो ग्राउंड पे हमें दिखनी चाहिए। क्योंकि ग्राउंड पे मैं आपको बताते चलूं कि आज की डेट में मुझे बताइए कि 2517 वैकेंसी आज की डेट में इंडस्ट्रीज में है, जो हमें अशद जरूरत है। क्योंकि जब हम दफ्तर जाते हैं तो जब किसी मेरे बंदे को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी है, एक तरफ तो ये हमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, हमें ये बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमें गुजरात के साथ ऐड पार हम इंडस्ट्री में आए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी वक्त आया है। क्योंकि गुजरात में अगर आज की डेट में ऑनलाइन कोई रजिस्ट्रेशन करता है
तो उसको विद इन 1 वीक उसको सब कुछ कंप्लीट, उसको उस यूनिट होल्डर को, उस ग्रेजुएट बंदे को डोर स्टेप पे मिलता है। लेकिन सनम जी यहाँ पे तो 3 साल लगते हैं, 3 साल के बाद भी यहाँ पे मेरे यूनिट होल्डर को रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। तो जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि आपको सनम जी ये पता है कि अगर गवर्नमेंट के बाद कोई रोजगार देने वाला तो वो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर देना है। और सन ऑफ द सॉइल, जो मैं बार बार सनम जी हर किसी अपने डिबेट में बोलता हूं कि ये सन ऑफ द सॉइल जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज आज की डेट में है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ये नई बात नहीं है कि नई यूनिट यहां पे ये डालेंगे, ठीक बात है, हमें उनको वेलकम करते हैं कि आउटसाइड स्टेट हमारे अगर यहां पे कोई बिजनेस यूनिट्स आते हैं जो एस्टैब्लिश करेंगे, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स इस वक्त। एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स की आपने बात की, आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, मैं दोनों मुद्दों पे आऊंगा। जफर अभी भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जफर साहब, अपना कैमरा जो है आपका जो है ये थोड़ा रोटेशन में, ज़रा आप इनको थोड़ा रोटेट कर दीजिए अपने कैमरा को, हमें आपकी ना ये जी ये बस बिल्कुल इसी तरीके से रख दीजिएगा। जफर साहब खुश आमदीद आपका, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा मैं जानना चाहूँगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा जो है, सरकार के बड़े दावे हैं और हम एलजी साहब के भी बड़े दावे कहते थे, इन्वेस्टमेंट की बात होती थी, बाकी चीज़ें होती थी, बजट में भी जो उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया उसमें भी इंडस्ट्री, लेकिन क्या ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक क्या कहीं एग्जिस्ट हो सकता है, कहीं पनप सकता है? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं वॉइस टीवी उर्दू का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत ही अच्छा जो इशू है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो प्राइवेट सेक्टर से जनरेट होती है, उस हवाले से बहुत अच्छा इशू है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है, चाहे सिडको के नाम पे या सीकॉप के नाम पे, हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो लस्सीपुरा पुलवामा में है, यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरर यूनिट्स थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री पॉलिसी में ये है कि अगर कोई भी बंदा अपनी इंडस्ट्री जो काम करता हो, जो मैन्युफैक्चरर यूनिट जो उसका, अगर उसका लग रहा है कि मुझे किसी सेक्टर में अच्छा नहीं चल रहा है, मैं सेक्टर चेंज करता हूं, तो लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हमें यहाँ पे होती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहें उसमें बहुत ज्यादा दुश्वारी है, जिसकी मुझे लगता है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इंडस्ट्री लगा रहा है, तो पहले तो उसकी जब अलॉटमेंट हो रही है, अलॉटमेंट में ही एक प्रॉब्लम है, उसमें 1 साल लगता है, जहां ऑनलाइन करने से लेकर अलॉटमेंट होने तक, अलॉटमेंट के बाद फिर जमीन जब उसको प्रोवाइड होगी, उसमें भी मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे जो इंडस्ट्री एस्टेट लस्सीपुरा है, वहां पर साल से जो लैंड इशू किया गया, जो लैंड लीज किया गया है, लेकिन आज तक लैंड उन लोगों को नहीं मिला जिन्होंने सिडको में अपने पैसे भी दिए, उसका जो उसमें जो उसका पेमेंट जो भरनी होती है वो पेमेंट भी दी है, लेकिन उनका आज तक लैंड नहीं मिला है। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आप तो कागजों में बोल रहे हैं कि हमने इतने इन्वेस्ट यहाँ पे की, इतने इंडस्ट्री नए जो हमने लैंड लिए हैं, लेकिन क्या वो लैंड डेवलप है? क्या वहाँ पे काम हो रहा है? क्या उसकी कनेक्टिविटी रोड उसका है, वो वहाँ पे गाड़ी जा सकती है, वहां के रोड ठीक है? ये भी देखना है इंडस्ट्री में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो हमारे डिफेंस यूनिट्स है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो है, अगर कोई यूनिट होल्डर किसी वजह से उसका यूनिट डिफंग होता है, तो उसको नए सिरे से फिर उसको एग्जिस्ट करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे उसको राहत मिल सकती हो। जफर साहब, मैं शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, आमतौर पे मैंने भी जो देखा, ये डिफेंस यूनिट्स के पीछे की वजह यही है कि वो लोगों ने कागजों में बनाए होते हैं, उनने सब्सिडी ली होती है और उसके बाद उसको छोड़ दिया होता है, तभी डिफेंस होता है। वो सीरियस नहीं होते हैं। जब कोई बिजनेसमैन सीरियस होगा तो 100 में से 1 यूनिट डिफेंस होगा या 100 में से 50 डिफेंस नहीं होंगे। नहीं सरम जी, यहाँ पर आप ये बात आटे में नमक के बराबर ऐसे ये इंसिडेंट्स है जिन्होंने सब्सिडी के लिए बनाया होता है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है। यहाँ पर आप देखिए,
मैन्युफैक्चर यूनिट जो है उसके लिए रॉ मटेरियल लाना। आप रोड तो अभी ठीक हुए हैं, लेकिन इससे पहले आप रोडों की हालत देखिए क्या हुआ करती थी। यहाँ पर 10-10 20-20 दिन रोड बंद हुआ करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ महंगा पहुंचता था। तो जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करते थे वो प्रोडक्ट दिल्ली से खरीदना उससे सस्ता होता था। तो वो भी एक रीजन था। दोनों एक्सपर्ट हैं बिजनेस के। मैं टीवी के साथ वाबस्ता हूँ 20-22 साल से, मेरा तजुर्बा है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरी पढ़ाई वगैरह यही है। मैं कल टीवी के बजाय यहाँ दुकानदारी शुरू करूँ तो मैंने वो नहीं चला सकता हूँ। इसी तरह हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग जुड़े हैं उनको मालूम पहले ग्राउंड वर्क किया जाता है, वो ग्राउंड पे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारा कौन सा यूनिट चलेगा। अब कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट डालता है तो चलेगा नहीं, तो वो क्यों डालेगा? उस तरह से उसको सिर्फ उसमें यही होता है कि वो उसमें कुछ मिली भगत होती है। हमारे यहाँ सर्विसेज का स्कोप है। उसमें मैं सरम जी एक बात जरूरी समझना चाहता हूं जो आपकी वसादत से लोगों तक पहुंच जाएगी। आज की डेट में जो इंडस्ट्री स्टेट लस्सीपोरा और शुपियन है, शुपियन जिसको हम कहते हैं अगलर शुपियन, वहां से लेकर लस्सीपोरा तक 100 कोल्ड स्टोर जो है जो फंक्शनल है, जबकि अभी 250 यूनिट्स और जो जिनका अप्रेजल हुआ है। तो गवर्नमेंट ये नहीं देखते हैं कि अगर हम इस सेक्टर में और ज्यादा यूनिट्स देंगे क्या ये सेक्टर फिर चल पाएगा। हमारे लोग जो 40-50 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेकर एक सीए स्टोर बनाते हैं, क्या ये सीए स्टोर कल यहाँ पे फुल होगा? क्या उतना क्रॉप हमारा आता है? हमने रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है तोड़ साहब, उनसे मीटिंग की, उनको हमने ये बताया कि भाई आप देखिए आपकी पैदावार कितनी है शुपियन और पुलवामा में, कहीं आपके जो कोल्ड स्टोर है वो स्लैब वो क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। आप जिनको लोन दे रहे हैं, आप जिनको कह रहे हैं कि आप सीए स्टोर बनाओ, उससे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्या ये पॉसिबल है? कहीं कल ये डूब तो नहीं जाएंगे इस कर्जे के तले? क्या कल इतना फ्रूट हमें आएगा जो इन स्टोर्स में रहेगा? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए अर्ली। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक आदत है, हमने पीसीओ डाले तो हम दौड़ पड़े, उसके बाद हमने कुछ और काम शुरू किया तो दौड़ पड़े, हमने सीएसओ डाले तो हम दौड़ पड़े। हमारे यहाँ जितने इनकम है उससे ज़्यादा फिर हम उतने वो जो है वो स्टोर डाल। लेकिन मैं दोनों से एक ज़्यादा सबसे पहले भट्ट साहब आपसे जानना चाहूँगा, सरकार की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो टाइम इज़ मनी, या यूँ कहें मनी इज़ टाइम। टाइम है आपके पास, सही टाइम पे आपकी इंडस्ट्री लगती है तो आपको ही रिवर्ट करेगी। ये सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पैसा देती है, लेकिन उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन, ये एनओसीज वगैरह ये सालों लग जाते हैं। तब तक मार्केट जो है उस इंडस्ट्री को लगाने में बहुत हाई हो जाता है, तो फिर उसका फ़ायदा वो तो घाटे में ही होगी। इस पे आप सीएम साहब में भी 1-2 बार मिले हैं, क्या सीएम साहब ने क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन तक ये बात पहुंचाई कि सिंगल विंडो जो आप सरकार कहती है वो सिंगल विंडो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं है? बिल्कुल सनम जी, पहले मैं इंडस्ट्री पॉलिसी की बात करूंगा। हमारा हर हमेशा एक ही मौकूफ होता है, जो हमारी फेडरल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर है या केसीसी या जम्मू चैम्बर वाले हैं। जब भी हमारी सरकार से आज भी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को डे 1 मिले तो हमने उसको रिक्वेस्ट की कि जो जी आपने इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई, ये जी अफसर शाहीन ने अपने बंद कमरों में बनाई, क्योंकि उन्होंने ऑन द ग्राउंड ऑफ द जो ग्राउंड पे प्लेयर इसमें बैठे हैं ऑलरेडी प्लेयर, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। मैं बताऊंगा सनम जी, आज की डेट में हमें 3 पॉलिसियां चलती है, 3 पॉलिसी, और जो अफसर शाही को जो अपना शूट करती है वही वो उस पर वही लगा रहा है। तभी हमने ऑनरेबल सीएम को रिक्वेस्ट परसू की कि जब भी, क्योंकि लकीली हमें उसने बताया था कि हमारा जो डिप्टी सीएम साहब है वो हमारा इंडस्ट्री मिनिस्टर, ही विल सी यू, मगर बदकिस्मती से अभी उसके पास टाइम नहीं मिल रहा है, वो हमें टाइम नहीं दे रहा है। 4 महीने हो गए, वो अभी जो कि डे 1 उसको मिलना चाहिए था, हम इंडस्ट्री प्लेयरों को जो हमारी एसोसिएशन है नहीं मिला वो। लेकिन हमारी उनसे यही शिकायत है कि आप जब तक इंडस्ट्री पॉलिसी, जब तक हम प्लेयरों के साथ मिल जाए के नहीं मिलेगी, तब तक इंडस्ट्री पॉलिसी यहाँ पे फूलेगी और फलेगी नहीं। आपने अभी मार्केटिंग की बात की, आपने अभी बताया कि यहाँ पे यूनिट होल्डर बंद है। यूनिट होल्डर क्यों बंद हो गए? यूनिट होल्डर बंद हो गए कि जब हमने यूनिट खोला, हमारे पास यहाँ पे सीकाफ एक दफ्तर इन्होंने बनाया। सीकाफ को इन्होंने हमें यह किया कि आपको जी हम मार्केटिंग देंगे थ्रू सीकॉफ। हम चिल्ला रहे हैं पिछले 3-4 साल से, हम चिल्ला रहे हैं कि एक आप बजट, वी विल नेवर कंप्रोमाइज विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
नेवर ऑन द, क्योंकि ब्रिज बनाना है ये मुझे चलना है, मैं ही टैक्स पेयर हूं, कल की डेट में सड़क बनानी है ये हमें ही चलनी है, वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इस क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ। लेकिन इन्होंने तो सीकॉप दफ्तर ही बंद किया। मैं सनम जी आपको एक चीज आज बताऊंगा, सीकॉप, सिडको एंड इंडस्ट्रीज, ये 3 डिपार्टमेंट है, आज की डेट में क्लियर ही नहीं होता है किसके पास क्या काम करना है। हमारा, इससे पहले आपको 2 मिनट में और लूंगा सनम जी, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इन्होंने बताया कि आपकी खाली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन किया करेगी और इंस्टीट्यूट दिया करेगी, लेकिन सीकॉप वालों को अभी नहीं पता है कि हमें क्या करना है। तभी हम आज की डेट में जो गवर्नमेंट को हम बोलते हैं इनको हमें जी 1 टाइम ओटीएस आप दीजिए, क्योंकि जैसे बैंक वालों ने 1 टाइम ओटीएस दे दिया। आज से सर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आज से 5 साल पहले इन्होंने हमारा रेंटल रेट बढ़ा दिया है। अगर रेंटल रेट बढ़ा दिया है ठीक है, ऑर्डर तो इन्होंने अपने कमरे में बंद करके रखा है, हमने 2024 की भी रेंट दे दी है, वो तो हमने क्लियर कर दिए। आज की डेट में ये हमें बोलते हैं कि आपको जी इन 2021 में ऑर्डर निकला था, आपका रेंटल बढ़ाना था, हमें तब से कहां ऑर्डर था वो पता नहीं है, लेकिन तभी हम चाहते हैं कि ऑन बोर्ड जब तक ट्रेडर जो है, मैं जफर अबीब साहब अभी भट्ट साहब ने मुझे ये जिस तरह हमारे बता दिया भट्ट साहब ने कि जो बाबूगरी है, व्हाइट कॉलर लोग जो बीच पे रोडे अटकाते हैं वो तो है, लेकिन ओवरऑल कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे फॉल्ट है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री सनम जी बिल्कुल हमारा बेरोजगार नौजवान आज डर रहा है इंडस्ट्री में आने के लिए, क्योंकि जब वो डीपीआर, पहले वो तो उसको जाना है सिडको के पास, सीकॉप के पास, जहां से उसको लैंड मिलेगा, लैंड तो वहां मिलता ही नहीं है, पोर्टल उन्होंने बंद करके रखे हैं, और जो लैंड उन्होंने अलॉट किया है उसमें रोड नहीं है, वो उसको अपग्रेड नहीं किया है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो लिहाजा एक नौजवान सालों साल चक्कर काटता है, पहले इंडस्ट्री के फिर बैंक के चक्कर काटता है, तब जाके उसको लैंड जमीन मिलती है। और जमीन का अलमिया ये है, अगर वो उसमें फिर कोई भी इंडस्ट्री लगाता है, देखिए उसमें सबसे बड़ी बात है जो हमारा उस इंडस्ट्री में जो हमारा बैंक है, बैंक का एक बड़ा रोल है, बैंक अपना रोल सही तरीके से नहीं निभा रहा है। एक बेरोजगार जिसको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, उसको मुख्तलिफ किस्म के रोड़े अटकाकर उसको टाइम खींचा जा रहा है, उसका टाइम जाया किया जा रहा है। फिर जब उसको फाइनेंस होता है, अल्लाह न करे अगर उसके यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर उसका यूनिट डिफंग हो गया या उसको इंटरेस्ट ज्यादा, देखे इसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन है, इसमें सब्सिडी कंपोनेंट है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो सब्सिडी कंपोनेंट तब आता है जब इंसान इंटरेस्ट के बोझ के तले वो मर चुका होता है। 3 साल 4 साल 5 साल में लगती है सब्सिडी आने में, तब तक उससे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट देना पड़ता है। 4-4 साल इंटरेस्ट सबवेंशन में लगता है, और वो इंटरेस्ट सबवेंशन जब मिलता है तब तक यूनिट भी काही नहीं होता है। लिहाजा मुझे लगता है जहां तक इंडस्ट्री यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें शायद इंडस्ट्री के नाम पे बहुत बड़ी पैकेज मिल रही है जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिलेगा, और जो हमारे बेरोजगार है वहां पर मजदूर काम करेंगे उनके लिए रोजगार मिलेगा। लेकिन आज तक मुझे लग रहा है ये सिर्फ कागजों पर है और ये सिर्फ दिखाने के लिए, फोटो शो के लिए है। बेरोजगार को कोई ऐसी राहत नहीं मिल रही है। 28,400 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री की न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी में, वो क्या किसी को नॉलेज है उसके बारे में कि वो कहाँ पे खर्च हुआ या आया या नहीं आया? क्या कोई बता सकते हैं आप दोनों में से? अभी तक मैं ये समझता हूं कि अभी तक देखिए जिस तरह हमारी हालत है, आप देखिए शाल्टिंग सिडको इंडस्ट्री एस्टेट है, रंगरेट है, लस्सीपोरा है या शुपाया है, या जो नए लैंड्स दिए हुए हैं बहुत सारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हमारे कुलगाम में एक मालवन का इंडस्ट्री एस्टेट है, आपकी वसादत से मैं ये बता देना चाहता हूं, मालवन और अशमुजी आज 8 साल हो गए उस जमीन को। जरा बताइए इन जो इंडस्ट्री के दावेदार है जो कह रहे हैं कि हम इतना पैकेज दे रहे हैं, वो मालवन का एस्टेट स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? वो अशमुजी का एस्टेट स्टार्ट क्यों नहीं हुआ आज तक?
आज तक वहां पर सिर्फ जमीन है, न उसमें कोई डेवलपमेंट है, न कहीं रोड है, न कहीं बिजली कनेक्टिविटी है। इनको बताओ जो ट्रेंस में आपने लैंड दिया है उसकी बिजली कनेक्टिविटी कहाँ है, उसके रोड्स कहाँ है? आप ये जो कह रहे हैं वो कर क्यों नहीं रहे हैं? ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं। आप लस्सीपुरा आज भी आए अपनी शर्म में, आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने किसी कैमरामैन को लस्सीपुरा भेजो जो जे&के का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट है। वहां के रोड देखकर शर्मिंदगी होती है, वहां डंपिंग सिस्टम कोई नहीं उसको देखकर शर्मिंदगी होती है, वहां ट्रक यार्ड कोई नहीं है। अगर जो हमारे ट्रक्स वहां पे होती है उनके लिए वॉशरूम अवेलेबल नहीं है आज 2025 में। आप मुझे बताओ, ये तो कम से कम ग्राउंड पे होना चाहिए। जो बातें हो रही है उसमें हो रही है या बजट में हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे तो हम देख रहे हैं, उन रोड्स पे तो हम चल रहे हैं। वहां से जो गाड़ियां निकलती है जिनको दिल्ली जाना होता है वो फ्रूट रास्ते में खराब होता है। तो कम से कम ये तो देखना है ना। आपने हमारे इंडस्ट्रियल महकमे की बात तो कर दी। जरा भट्ट साहब, मुझे सबसे बड़ा सवाल है 28,000 करोड़ रुपया, 28,400 करोड़ रुपया जो है, मैं डाटा सरकार का देख रहा था, वो जी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कहीं खर्चा हुआ है? और कश्मीर में कोई इंडस्ट्री लगी है 2-4 सालों में? कोई है जिसको हम कह सकते हैं लगी है? आपने सही बताया। मेरा सीधा सा सवाल, और हमें जो पहचान अल्लाह के बाद हम अगर किसी पर भरोसा है हमें प्रेस मीडिया पे है। सनम जी जैसे लोग से या इशफाक जैसे लोग से या बिलाल, जो बाकी हमारे यहाँ पे प्रेस फेटर्निटी है, उन पर हमें भरोसा है अल्लाह के बाद। जरा आप इनसे पूछिए, आप हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से पूछिए कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस परसों असेंबली में बताया कि हमारे पास 46 नए एस्टेट्स हैं। जरा आप उन डीसी हजरात से पूछिए कि जो उन्होंने कैसे शब खून उन्होंने कश्मीर के साथ किया। मैं कम से कम कश्मीर की बात करूंगा, डंके की चोट पे मैं बताऊंगा। अभी आप मार्केट की बात कर रहे थे, मेरा ट्यूलिबल इंडस्ट्रियल एस्टेट है, बिल्कुल 500 कुनाल है। शुक्रगुजार थे हम मौजूदा हुकूमत के, बिल्कुल रेलवे हेड के साथ है। अभी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, हमें फख्र था कि मैं आपको सनम की बताऊंगा, 5 बच्चे मैंने लाए जिनको करीबन 3 लाख 4 लाख रुपया पैकेज था पर महीने। मैंने उनको वापस लाया, मैंने बोला आप ट्यूबवेल के लिए अप्लाई करो और आप वहां पे यूनिट डालो। उनके साथ शबे खून देखो सनम जी क्या हुआ, पैसे उनसे लिए, लीज डीड उनके साथ की, प्रीमियम उन्होंने भरे, सिडको वालों ने वो तनख्वाह खाया, वो जो पैसा यहाँ पे मिला, ये देखो शबे खून कहां का है। जरा मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा गवर्नमेंट से आज की डेट में, क्या आप बताइए, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूं, जो आपने ट्यूबवेल में 40 यूनिट होल्डरों को पैसा ले लिया, जरा वो पैसा कहां आपने रखा? वो उन मुलाजिमों ने अपना तनख्वाह ले लिया। मैं डंके की चोट पे ये बता के और प्रूव करके आपको दे दूंगा। ऐसे ही सीकाप में जो भी आज की डेट में हम किराया भरते हैं, वो किराया वो अपने तनख्वाह में लेते हैं। इनके पास सनम जी है ही नहीं, पॉलिसी है ही नहीं। मैं ऑन डिबेट, मुझे लाइए, आप जितने भी ब्यूरोक्रेट वहां से होंगे, मैं उनको बताऊंगा कि कश्मीर में आपने जो नए इंडस्ट्रियल एस्टेट दिखाए, ये आपने यूथ के साथ शब खून किया है। ये वर्ड में यूज करूंगा, जो भी हमारा नया यूथ है इन्होंने शब खून किया है। हमारे ऑनरेबल डीसी साहब ने गलत जमीनें दिखाए हैं, गलत इंफॉर्मेशन दी है। ये वो यूजुअली हमारे यहाँ जो है ये इंफॉर्मेशन जो है। एक मिनट सनम जी, और दूसरा शब खून ये करते हैं, ये ग्लोब पे जो हमारा इंडस्ट्रियल बैंक है, जब ये गूगल पे डालते हैं कि फलानी जगह एस्टेट है, ये इस बेचारे को पता नहीं होता है। पहली बार उससे 10,000 रुपया नॉन रिफंडेबल लेता है। जब वो अप्लाई करते हैं तो उसको 10,000 रुपया ऑनलाइन उस वक्त भरना है, वो उसको रिफंडेबल है, वापस उसको नहीं मिलता है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला उसको 10-20-30 हजार रुपया प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेता है, 50,000 रुपया से इस मेरे बच्चे यूथ की कहानी स्टार्ट होती है। और जब वो फिर जमीन देखने जाता है, वो जमीन होता ही नहीं, वहां पे पहाड़ होता है। मुझे बताइए, क्या गुजरात में क्यों हमारा इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप है? क्योंकि वहां पे जब इंडस्ट्रियल एस्टेट आइडेंटिफाई होता है तब तक वो इंडस्ट्रियल मैप पे नहीं डालते हैं, जब तक कि उसकी सड़क, उसके रोड, उसकी बाउंड्री, उसके प्लॉट, जब सब कुछ फाइनल होता है, उसके बाद वो नौजवानों को बोलता है फलानी जफर साहब लास्ट कमेंट करना चाहेंगे। जफर साहब आप अप्लाई कीजिए। जफर साहब, हमारे यहाँ उल्टा होता है,
हमारे हाथ तो खाली बिल्कुल है, बिल्कुल पैसा बिल्कुल। लूटने की बात है। जे जफर अभी कुछ बताया, जफर जहां तक भट्ट साहब का ताल्लुक है, बिल्कुल मेरा भी उसी उन्हीं की सिमत में मेरा भी जवाब है। ये देखिए, इन्होंने कंगन में इन्होंने एक स्टेट, वो 2021 में इन्होंने एक लिस्ट निकाला जिसमें ऑनलाइन पोर्टल था, सिडको का पोर्टल ऑन था, तो उसमें अप्लाई किया गया। कंगन में, शादीपोरा में, और शुपियन अल्लाहपोरा उसका नाम है, और ये कुलगाम में, और ये सारे इंडस्ट्री उस पे जो पैसे भरे गए उस टाइम 10,000, 20,000, 25,000 जो भी स्केल था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 5 साल गुजर गए, वो स्टेट अभी काम करने के लायक है नहीं। तो जो मेरा बेरोजगार 5 साल तक जमीन के लिए इंतजार कर रहा है, उसने ऑनलाइन किया, अप्लाई किया, अप्राइजल उसका बना है, लेकिन 5 साल में उसको जमीन नहीं मिली है। वो बिजनेस कब, जमीन कब मिलेगी, बिजनेस कब करेगा, और फिर कब वो अपना काम स्टार्ट करेगा, तो कब बेरोजगारी से उसको निजात मिलेगी। जफर हबीब साहब बहुत शुक्रिया। पॉलिसी है, सिर्फ जमीन पे नहीं है, कागजों में है। भट्ट साहब, जावेद भट्ट साहब, आपका भी यही कहना है, और सरकार इस पे नजर रखे उसको। एक सनम जी, 1 मिनट में आपका फिर लूंगा। जहां से आप सनम जी एक्चुअली हो, आप दास्तान, मेरा कोपारा में एक एस्टेट है, रेडबुक उसका नाम है। बिल्कुल, वहां सड़क नहीं है। खून ऐसा हुआ है, जंगलात का जमीन है वो। हाँ। सनम जी सुनिए, दर्द भरी दास्तान सुनिए। कौन सी इंडस्ट्री है यहाँ पे भला? सीना, हम बोलते हैं हम सीना फाड़ेंगे, हमारे बच्चे खुदा की कसम अगर इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार ही नहीं। रेडबुक एक इंडस्ट्रियल एस्टेट कोपारा में है, फॉरेस्ट लैंड है। जरा उस अफसर से आप पूछिए, अगर ये फॉरेस्ट लैंड था, आपने कैसे इंडस्ट्रियल मैप पे डाला? आपने कैसे उस पर बिजली दे दी? आपने कैसे उस पर सड़क दे दिया? और सड़क आज के डेट में नहीं जब बैंक में कर्जा लाने मेरा बच्चा जाता है, उसको बोलते हैं ये जी फॉरेस्ट लैंड है। तो मुझे हाँ, सनम जी आप बताइए, क्या ये शबी खून नहीं है? लिहाजा मैं लास्ट पे अगर हमारा जो प्यारा सा भारत है, अगर हकीकतन हमारा भारत जम्मू कश्मीर के लोगों को परखना चाहता है, गले लगाना चाहता है, हम जैसे लोगों को ऑन बोर्ड आप ले लो। पहले इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने से पहले दास्तान हम बताएंगे आपको। अफसर कागजी घोड़े दिखाते हैं, आप लाओ ना, एक बार लाओ ना हमारे ऑनरेबल कमिश्नर साहब को, आप इस पे डिबेट पे, और उसको बोलो कि आप जरा हमें बताइए, कमिश्नर साहब आपको 2 साल हो गए एज ए इंडस्ट्रियल कमिश्नर, जरा आप बताइए मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? सक्सेस स्टोरी से बात करें, हम इस पे वर्कआउट करें। उसको बताइए आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। आज एमडी सिडको को बुलाइए ना, आप उनको देखिए ना, इन्होंने तो खा बैठे। हमारा जो सीमेंट का यूनिट था, आप सनम जी रो रहे हैं, हम प्राइवेट पार्टनर्स 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ रुपया साल का बना रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री से। क्या हमारी सरकार की गाड़ी में चल रही है? शबे खून किया इन्होंने हमारे साथ। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं देता। जावेद साहब मेरे पास वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरीलाल अजूरी पावर एमनेस्टी दी। अब हमारी रिक्वेस्ट इनको होगी कि मेहरबानी करके, सर उमर साहब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी, उमर साहब आप बोल रहे हो डोमेस्टिक में, फिर मैं इलेक्ट्रिक में ये दे दूंगा, एमनेस्टी दे दूंगा। मेहरबानी करके मेरे इंडस्ट्री प्लेयरों को भी डोमेस्टिक लाइन से लेके एसेंशियल लाइन तक वो सब्सिडी दीजिए, तभी इंडस्ट्री फूलेगी। और लास्ट पे सनम जी मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लोग सन ऑफ द सॉइल है, यही इंडस्ट्री चलाएंगे। बाहर बहुत शुक्रिया सर, नट बोट बहुत शुक्रिया सर, अपना सब्सिडी लेके दूसरे दिन चक्कर फिर हो गए। बहुत शुक्रिया, हमने देखे यहाँ आए हुए, लेकिन अपना नट बोल्ट। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। जफर हबीब साहब, वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे ज्वाइन किया था। सरकार ने परसों ही 2000 कनाल का डाटा खुद दिया शिमाली में, और खुद जो सीएम थे उनके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के लिए कराया। लेकिन इस इंडस्ट्री में जिस तरह इन्होंने अभी भट्ट साहब ने रेड बुक की बात की, रेड बुक कुपवाड़ा में है, और कुपवाड़ा में वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया गया रेड बुक में, लेकिन वो ज़मीन है वो भी कज़िए का मामला है। महकमा जंगलात कहता है हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन पे इंडस्ट्री नहीं लगाम की जा सकती है। और यूँ जब भी वो ज़मीन जिसको अलॉट है, वो जब बैंक जाता है पेपर्स वगैरह लेके, जब वहाँ पे वो बैंक वाले उसको, क्योंकि बैंक में वहाँ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन जो है डिस्प्यूटेड है, तो बैंक वाले भी उसको फाइनेंस करने में प्रॉब्लम खड़ा करते हैं और लंबा टाइम लग जाता है। वहाँ ज़मीन अलॉटमेंट तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद बैंक वाले भी यूजुअली उसमें नून में नुक्ता निकालते हैं। और फिर हमारे जो सिंगल विंडो है, मुल्क की, मैं दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने स्टोरीज़ की है, मैं यूपी में की हैं, गुजरात में की हैं। वहाँ पे आपने जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा, आपका पोल्यूशन का डिपार्टमेंट आपका
ये जो पीएचई का डिपार्टमेंट, पावर का डिपार्टमेंट, ये एनओसी देता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या है, आपकी ज़मीन इंडस्ट्रियल यूनिट में है, सरकार ने खुद बनाई, लेकिन आपको एनओसी लानी है। फिर आपको करीबन 2-4 महीने पोल्यूशन में लगते हैं, कुछ खर्चा, पीएचई वालों के पास भी खर्चा, पानी की पाइप लाने के लिए, बिजली के लिए भी, ये सारी चीज़ें को कनेक्शन के लिए बिजली तो होती है। और रेड बुक की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल यूनिट है, लेकिन वहाँ जाने के लिए सड़क अगर देखेंगे तो ओमपुरी के बालू जैसे हैं, सर के बाल जिस तरह ओमपुरी के वैसे ही, कहीं कहीं खंडर, कहीं दीवार, ये सारे मामला जो हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने की सरकार भरपूर कोशिश करी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स शायद हैं अभी भी ज़मीनी सतह पे जो सरकार को गलत ब्रीफ कर रहे हैं। सरकार को बताते हैं वाह जी वाह सब ठीक ठाक है, सब चंगा बल्ला है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। और इस इंडस्ट्रियल यूनिट में 28,400 करोड़ रुपये का मरकजी सरकार ने वाफर मकदार में 28,400 करोड़ से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहाँ पहुँचा सकते थे, लेकिन वो कहाँ पैसा है, न ज़मीन पे खर्च हुआ, न कहीं इंडस्ट्री लगी, न किसी को इंसेंटिव, क्या वो किसी को साइड में ही उधर ही कर दिया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज का मुद्दा यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। दीजिए इजाज़त, रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफिज़।